तो हम लोग इस बजट पे चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, मैं धर्मवीर पटवर्धन, हाँ, खाटी बिहारी से, और हमारे बगल में बैठे हैं दाईं ओर श्री अभिषेक कौशिक, जनप्रतिनिधि मीडिया के प्रधान संपादक। शाम से थोड़ा हम बजट को पढ़ना शुरू किए, लगा देखने का प्रयास किया कि आखिर ये बजट कितना उपयोगी है। लेकिन एक मिनट, हम लोग इस पर चर्चा करने से पहले आप सभी से जरूर आग्रह करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं, और इसको आप अपने मित्रों में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक एक गांव, समाज के निचले कमजोर तबके तक इस बजट की क्या अप्रोच है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना संतुष्ट है, असंतुष्ट है, इन बातों पर हम लोग थोड़ी इसकी चर्चा कर सके। जी, बजट आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, ऐसे तो देश की इकोनॉमी के लिए सभी बजट महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार की दूसरी पारी, नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का यह अंतिम बजट है। यह दूसरी पारी का अंतिम बजट है, तो और 24 में चुनाव भी है, तो इस बजट को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक भारत के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, जिसकी चर्चा भी आप कर रहे हैं कि युवाओं पर, मध्यम वर्ग पर, महिलाओं पर, किसान पर इसका क्या प्रभाव है, राजनैतिक रूप से, यानी 24 के चुनाव में के लिए यह बजट कितना महत्वपूर्ण होगा, यह बजट का क्या रोल होगा 24 के लिए। मतलब ये राजनीतिक बजट है कि आर्थिक बजट है, इस पे जी संशय है। हाँ, ठीक है। तो इसको अगर हम एनालिसिस अगर करते हैं तो एक तरह से करते हैं कि हमारे देश में युवा, जिसको मोदी कई बार अपने भाषणों में, चाहे वह देश हो या विदेश हो, भारत के युवा और यूथ पावर की चर्चा हमेशा किए हैं। जिस देश में लगभग 65% युवा है, उन युवाओं को इस बजट से क्या मिला? पहले तो बताइए कि मिडिल क्लास की इस आमदनी, जो इनकम टैक्स स्लैब में सुना था बदलाव बहुत 8 वर्षों से नहीं हुआ है, जो सब बदलाव हुआ है बढ़ाकर उसको 7 लाख रुपए तक किया गया। कितना लगता है कि ये उचित? इनकम टैक्स के स्लैब, हाँ, इनकम स्लैब, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, उसको थोड़ा घटाया गया है। अच्छा। पहले से, जैसे आप अभी 7 लाख तक का जो इनकम है जिन परिवार का, जिन व्यक्ति का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उसके बाद का जो टैक्स का है, पहले से जो बजट में या जो स्लैब था इनकम टैक्स का, उसमें थोड़ा सा रियायत बरता गया है। रोजगार पे क्या करना है? देखिए, रोजगार के आज के बजट में तो देखा गया कि बहुत डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की बात बहुत नहीं की गई है। हाँ, रोजगार की बात की गई है। कुछ बातें जो हमेशा मोदी जी अपने बातों में, अपने वादों में लाते हैं, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का बजट युवाओं के लिए कुछ भी नहीं था। और रोजगार की जहां तक बात आई तो सरकार ने डायरेक्ट जॉब देने की बात से बिल्कुल पीछे हट गई है। यही सरकार जो है, मोदी सरकारें जो है, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी। आज का बजट से युवाओं में निराशा है। आप देख लीजिए, सेंटर की जितनी एजेंसियां हैं उसमें अभी सीट बहुत ही वैकेंट है, और उसके लिए किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन, विज्ञापन नहीं है इस बजट में। अभिषेक जी, एक बात याद कीजिएगा, मोदी जी का जो भाषण था उसमें वो एक बात बहुत स्पष्ट है, आज भी वो कहते हैं, जिसको लोग बाद में ये जुमलेबाजी कहता है, ये बात हम सहमत है कि मोदी जी ने नौकरी की बात नहीं की थी, उन्होंने रोजगार की बात किया था। तो ये मैं देख रहा हूं कि इसमें भी इन्होंने सीधी नौकरी देने के बजाय 60 लाख रोजगार की बात किया इन्होंने। ये इन्होंने अप्रेंटिसशिप स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, कौशल विकास योजना को उन्होंने 4थे चरण के लिए घोषणा किया है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात किया है कि स्किल डेवलप करो अपने अंदर और रोजगार करो। यही बात को मैं कह रहा हूं कि इस बजट को मैं सिर्फ आर्थिक बजट के रूप में नहीं देख रहा हूं, इसको हम चुनाव और राजनीतिक बजट देख रहा हूं, क्योंकि मोदी जब फर्स्ट टाइम में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात कहा था, और स्किल का प्रोग्राम जो है उस समय ही लाए थे, फर्स्ट ही अपना शिफ्ट में। लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा? जी, प्रभाव कितने लोग, कितने युवा स्किल्ड होकर एम्प्लॉयड हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं, स्टार्टअप शुरू हुई है, लेकिन समस्या ये है ना कि जैसे कोरोना जैसे महामारी में मोदी जी जिसने आपके कहने पे आपसे प्रेरणा पा करके जिसने अपने को स्किल्ड बनाया, और स्किल्ड बनाने के बाद रोजगार शुरू किया, इस कोरोना का जो 2.5 साल का पीरियड है, बताइए उसे घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था।
कंपनियां उसको काम से निकाल दी थी, सारे काम बंद हो गए थे। मोदी जी, सरकारी नौकरी का मतलब केवल नौकरी नहीं होता है, लाइफ की सेफ्टी होता है, सिक्योरनेस होता है। लोग ये मानता है कि हम नौकरी कर लिया, सरकारी नौकरी हो गई हमारी, तो मेरी लाइफ सेफ है। अब 60 साल तक नौकरी किया तो वेतन मिला, 60 साल के बाद एक जो भी अमाउंट तय होता है वो पेंशन के रूप मिला। लाइफ मरने के दिन तक, पूरी जवानी खपा देने के बाद, पूरे अपने कार्य क्षमता जब तक है तब तक आपको समर्पित कर देने के बाद उस शरीर में कोई जान नहीं बचता है कि 60 साल के बाद उसका जीविका कैसे चलेगा। तो सरकारी नौकरी केवल रोजी रोटी नहीं है, वो फ्यूचर का वो सिक्योरिटी है। तो आपने तो नौकरी को खा गया, नौकरी पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप केवल रोजगार की बात कर रहे हैं। आप रोजगार दीजिए ना, इसको सरकारी रोजगार घोषित कर दीजिए, या अगर प्राइवेट ही करना था तो रोजगार ही की बात है तो रोजगार ही ठीक है। लेकिन इतना तो सिक्योरिटी होना चाहिए ना कि ऐसी आपात स्थिति में सर उनकी मदद कौन करेगा, उनके बच्चों का स्कूल का फीस कौन जमा करेगा, उनके माँ बाप का इलाज का पैसा कौन देगा। अब रोजगार तो हो गई, किसानों के बारे में क्या दिया उन्होंने, कुछ लगा ऐसा? किसान को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कैसे कर रहे हैं? 2022 में तो मोदी जी कहते किसानों की दुगना करने की बात हुई थी, दुगना हो गई। 14 से 22 8 साल में किसान की आय तो दुगनी, जिनकी आमदनी। सबसे बड़ी चीज देखिए, यही सरकार की विडंबना है। हमारी जरूरत क्या है और हमें दिया क्या जाता है। अरे हमारी जरूरत है पानी की, आप दूध क्यों दे रहे हैं? किसी भी व्यक्ति को जो अपना उत्पादन करता है वह अपने उत्पाद का स्वयं मूल्य निर्धारित करता है। हमारा उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, उसको पैकेजिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। किसान को यह अधिकार छीन लिया क्या? हम समझते हैं कि आजादी के बाद कभी यह अधिकार दिया ही नहीं मिला। अंग्रेज नहीं दिए थे, अंग्रेज नहीं दिए तो लगा कि वो तो अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, हमारे ऊपर शासक हैं, वो किए नील, जबरदस्ती नील की खेती करनी होगी तो करनी होगी, उपजाना होगा तो उपजाना होगा, अब जाके इस रेट पर लेंगे तो लेंगे। ये तो कल्चर नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, चल ही रहा है, अभी तक तो चल। किसान आज भी गांव में किसान 25 रुपये किलो बासमती का सबसे नफीस चावल किसान 25 से 30 रुपए किलो व्यापारी को बेच देता है। 25 से 30 रुपए किलो बेच देना है। बाजार में आप अभी आप उतरिए, नीचे बिल्डिंग में जाइए किराना की दुकान पे, और एकदम शुद्ध जो छोटा वाला बासमती चावल है आप दाइए तो बोलेगा आपको 100 रुपए किलो। ये बीच में जो इतना बड़ा गैप है, वो भी गारंटी नहीं है कि उसमें प्लास्टिक वाला चावल मिक्स नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो केवल किसान के घर तक ही गारंटी है कि चावल में कोई मिक्सिंग नहीं है। अगर मिक्सिंग है तो जो किसान के खलिहान से उठा है तो हो सकता है उसमें कुछ धूल कण हो जाए, चमक नहीं हो चावल में, ये में भी पॉसिबल है। लेकिन उस शुद्धता पे कोई अंगुली वहां उस किसान के खलिहान तक नहीं उठता है। बावजूद इसके किसान को उपजाने में क्या खर्च पड़ रहा है, हल की जुताई में कितना खर्च हुआ, बीज की बुआई में कितना खर्च हुआ, कितनी की उर्वरक लगे उसमें, ये किसान को पता है। कितना मजदूरी लगा किसान को पता है, मजदूर को पता है। और मूल्य कौन तय करता है? सरकार। 1900 रुपए क्विंटल, एक क्विंटल बेचिएगा तो 1900 रुपया मिलेगा, इसमें 200-300 रुपया आपको पैक्स वाला खा जाएगा, बाकी आपको खाते पर 6 महीने के बाद आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 10 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड बनाया गया है। रेलवे पे काम हुआ है। रेलवे पे 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पे थोड़ा हमको भी दिख रहा है, ये काम हुआ है रेलवे पे, थोड़ा रेलवे में काम, ट्रैक वगैरह भी बढ़ाने पे काम हुआ। काम की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे देश की जितनी आबादी है ना, उसके अनुरूप में ट्रेन की संख्या भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। संख्या बढ़े, गति बढ़े, क्योंकि अब आप साधारण आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप रिजर्वेशन से जनरल अभी स्लीपर क्लास में जाना चाहें, जनरल से स्लीपर अब जनरल बोगी, जनरल से भी अब उसमें आपको सीट, ये रेलवे को निश्चित करना होगा कि जो स्लीपर है वो उसमें जो सीमित साधन है उसके साथ उसका जो पैसेंजर है उसमें सफर कर ले। हालांकि इन सारी चीजों पर जरूरत है, लेकिन आम जनमानस को बहुत प्रभावित करता है। सारे लोग तो एसी में जा नहीं सकते हैं, एसी में जाने की उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन सामान्य जो स्लीपर क्लास है वो बहुत परेशानी वाला है, उसमें मुश्किल हो गया है। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे।
अच्छी बात है। फायदा किनको होगा मोदी जी? ये एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट से किसको फायदा होगा? क्या गांव के किसान चढ़ेंगे उसमें? किसान चढ़ेंगे उससे? नहीं, तो ये एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट, हाँ, ये किसानों के लिए तो नहीं रहे, नहीं, सामान्य युवा के लिए भी नहीं रहा, बेरोजगारों का तो सवाल ही नहीं उठता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षा। मध्यम वर्ग परिवार, निम्न वर्ग परिवार, साधारण परिवार पे कि शिक्षा के मामले पर शिक्षा में सरकार का क्या रहा? और केंद्र सरकार जैसे अभी शिक्षा नीति लाई, उसका इम्प्लीमेंट नहीं है अभी तक। इम्प्लीमेंट क्या, अभी कितने विद्यालयों में, खास करके केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो वो कई फैकल्टी में एक शिक्षक जो है उस फैकल्टी को संभाल रही, यही सच्चाई है। आप अगर पटना की बात कर लें या इस जोन में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसका एक सर्वे करके देख लीजिए कि यहाँ टीचर प्राइवेट हायर करके किसी तरह से एजुकेशन को कंप्लीट किया जा रहा है। ये स्थिति है, यह हकीकत है केंद्र की सरकार की शिक्षा नीति का। तो हम कह रहे हैं कि खूब बजट दे देंगे, हाँ, और नियमित पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, बजट तो बनता है किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जो विधायक है, जो एमपी है, जो संसद में है, उनका कभी मूल्यांकन नहीं हो रहा है। हर बजट की तरह, मैंने एक नया मैं विषय जोड़ रहा हूँ इसको कि हर बजट के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि आज संसद चलने में या इस सत्र में संसद चलने में यह खर्च हुआ, कैंटीन में यह खर्च हुआ, और इतने साल में विधायकों पर, एमपी पर हमारे देश की इकोनॉमी का इतना % खर्च हुआ, ताकि ये पब्लिक जो है 140 करोड़ समझे कि देश का जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, जो टैक्स है, वो किसके तरफ ज्यादा जा रहा है, मेरे तरफ ज्यादा आ रहा है या उन लोगों की तरफ खर्च हो रहा है। इसकी मांग कर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आवाज उठनी चाहिए, आम जनता के बीच ये आवाज उठनी चाहिए कि हमारे जो संवैधानिक संस्थाओं में जो बैठे हैं हाकिम लोग, खासकर लेजिस्लेटिव में, उनके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर जो खर्च है, हाँ, इसका एक आकलन हो और ये देश के लोगों को बताया जाए कि कितना खर्च जो है उनके ऊपर, हाँ, कितना खर्च किया जा रहा है उनके ऊपर, ये जरूरत है। उसके बाद हम लोगों को या पूरे देश के नागरिकों को सहूलियत हो जाएगी बजट को समझने में। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। आप इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़ हमको सुना रहे हैं कि हम जनता को दे रहे हैं, जनमानस को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, हाँ। आप कितना ले रहे हैं इसको छिपा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार चाहिए, एक बार जोरदार मांग उठनी चाहिए देश में, लेकिन कौन मांग उठाएगा? आम जनता की आवाज कोई सुनती नहीं है। सरकार कहती है कि अमीरों से टैक्स लेते हैं और गरीबों में, हाँ, देते हैं। माने जो टैक्स पेयर नहीं है उस पर एक एहसान जताने का प्रयास। अगर सरकार के दिमाग में ये बात है कि टैक्स पेयर हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वो पहले दिमाग से बात निकाल ले। हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, क्योंकि देखिए हम कंज्यूमर हैं, बिल्कुल, और जब हम कंजम्पशन करते हैं तो हमसे उसमें टैक्स वसूला जाता है। सरकार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर टैक्स, और सरकार उन जो मैन्युफैक्चरर है उनसे वो टैक्स लेते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में, स्वरूप में हम उनके टैक्स पेयर हैं, बिल्कुल टैक्स पेयर हैं। गांव का अब रह गई बात, हाँ, कि सरकार चालाकी से मल्टीपल टैक्स वसूलने की भी कोशिश करती है और कई बार की भी है। इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कभी कि आखिर वह मल्टीपल रूप से हम लोगों से टैक्स जनमानस से कैसे वसूलती है। हाँ बिल्कुल वसूल कई बार, हाँ, एक व्यक्ति कई बार टैक्स, एक ही प्रोडक्ट के बारे में कई बार टैक्स देते हैं। तो यह विषय अलग है। अब हम लोग इस सेशन को समाप्त करने के पहले एक दो बात करेंगे बजट सत्र पे। बजट जो आज की रही है, इस पे प्रतिक्रिया लोगों की कैसी है, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम लोगों ने इस विषय पर जो चर्चा किया है वो कितना उपयोगी है, इसमें और कैसे क्या बदलाव सुधार किया जा सकता है, इस पर सुझाव सलाह दें। बजट के बारे में